नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू सेटअप नॉलेज। मैं हूं सौरभ मिश्रा। आप सबका आपके चैनल सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये जो आपका चैनल सेटअप नॉलेज है, यूपी पीयू, पीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, टीचिंग सहित अन्य एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से आप सब इन एग्ज़ाम्स की तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकते हैं और एक महत्वपूर्ण भी भूमिका यह चैनल निभाने का कार्य करेगा। तो हम सबको पता है कि आने वाले 1 से 2 महीने में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स करा लिए जाएंगे और चूँकि हमारे पास समय बहुत कम है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने का कार्य किया है। तो इस प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से आप सब अपनी तैयारी को और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, वो भी सिलेबस को संपूर्ण कवर करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो इन तथ्यों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा में मोड़ दे सकते हैं। तो चूँकि आज सीरीज का फर्स्ट डे है, तो इस वजह से मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी के अब तक के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस क्या है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम राज बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह में किया गया था कि वैशाली में किया गया था, कुंडलवन में किया गया था कि पाटलिपुत्र में? तो इसका सही जवाब है राजगृह में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजगृह में। अब पूछ लिया जाता है राजगृह में कब किया गया था, तो 483 ईसा पूर्व में किया गया था, जिसे इंग्लिश में बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। और अगर पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। अब ये तो हो गया प्रथम बौद्ध संगीत। अब मान लीजिए इससे 3-4 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था आपका वैशाली में। कब किया गया था? 383 ईसा पूर्व में। वो 483 था, ये 383, यानी 100 ईयर्स यानी 100 साल का डिफरेंस है। किस अध्यक्षता में किया गया था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सबा कामी ने। सबा कामी ने। और किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? कालाशोक के शासनकाल में। अब पूछ लिया जाए तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? जो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन है आपका, ये आपका किया गया था पाटलिपुत्र में। ये किया गया था पाटलिपुत्र में। ये कब किया गया था? 255 बीसी यानी 255 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता किसने? मोगली पुत्तिस ने। किसने? मोगली पुत्तिस पुत्तिस ने। मोगली पुत्तिस ने। और यह अशोक के शासनकाल में किया गया था। यह किसके शासनकाल में किया गया था? अशोक के। अशोक के बारे में आप सब जानते हैं। अशोक मौर्य साम्राज्य का एक डोमिनेंट किंग या महत्वपूर्ण राजा रहा है, जिसने 261 में कलिंग के युद्ध पर विजय प्राप्त किया था। इसके 14 अभिलेख हैं। इन सब की चर्चा, विस्तृत चर्चा आगे आने वाले सीरीज में किया जाएगा। तो अब आ जाए चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन कब किया गया था और कहाँ किया गया था? तो चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन आपका किया गया था कुंडलवन में। यह कब किया गया था? प्रथम शताब्दी में। ये कब किया गया था? प्रथम शताब्दी में। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने किया था। 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 और यह कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। यह किसके शासनकाल में किया गया था? कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। तो ये हो गया आपके एक क्वेश्चन से ऑलमोस्ट 8 से 10 पॉइंट तैयार हुए, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चंस। मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन हैं? अश्वघोष, नागार्जुन, नागसेन। यहाँ
दोबारा अश्वघोष हो गया है, इसको स्किप करिएगा। तो मिलिंद बन्हो के रचनाकार कौन है? मिलिंद बन्हो के रचनाकार हैं नागसेन। मिलिंद बन्हो के रचनाकार कौन है? नागसेन। अब चलिए जान लेते हैं नागसेन के बारे में और चीज़ें क्या हैं, या मिलिंद बन्हो के बारे में और चीज़ें क्या हैं। तो मिलिंद बन्हो अगर पूछ सकता है कभी कभी पेपर में कि मिलिंद बन्हो किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, तो पाली यह पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। और यह ग्रंथ का जो रचना काल है, इस ग्रंथ का रचना काल 100 BC यानी 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर यानी जिसे मिलिंद भी कहते हैं, उसके मध्य जो कन्वर्सेशन या वार्तालाप हुआ था उसका वर्णन किया गया था। ये हो गया आपका मिलिंद बन्हो और नागसेन। कभी कभी इससे क्वेश्चंस और बनते हैं, अश्वघोष की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, या बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो भैया बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। चलिए देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन, दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? कभी कभी इसे दसराज लिखा जाता है, कभी कभी दसराग युद्ध लिखा जाता है। तो यह आपका किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी, वितस्ता नदी, सदानीरा नदी, गोमती नदी। तो इसका सही जवाब है आपका परुष्णी नदी, इसे रावी नदी भी कहते हैं। वैदिक काल में इसे परुष्णी कहा जाता था, आधुनिक नाम इसका रावी है। तो अब जानते हैं दसराज युद्ध क्या है। दसराज युद्ध, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और इस युद्ध में सुदास एवं 10 जनों ने भाग लिया। इस युद्ध को सुदास ने 10 जनों को हराकर अपने नाम पे विजय शीर्ष स्थापित किया, और यह युद्ध दसराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इससे पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन इससे और बन सकते हैं कि वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है, सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है, और आपका गोमती का आधुनिक नाम क्या है। तो जान लीजिए, वितस्ता को आज के समय में झेलम कहा जाता है। वितस्ता को क्या कहा जाता है? झेलम। वितस्ता को क्या कहा जाता है? झेलम। और सदानीरा को क्या कहा जाता है? सदानीरा को गंडक कहते हैं, गंडक या गंडकी कहते हैं। और गोमती को प्रेजेंट टाइम में यानी आधुनिक समय में गोमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोमल कहा जाता है। तो इससे सब क्लियर हुआ। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जूते हुए साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सिंधु सभ्यता की बात की जाती है तो हमें पूछा जाता है कि प्रमुख साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कौन सा उत्खनन करता किस जगह से संबंध करता है। तो इसमें पूछा गया जूते हुए साक्ष्य कहाँ मिले हैं। कालीबंगा, कालीबंगा या कालीबंगन दोनों हो सकता है, इससे घबराइएगा मत। कालीबंगा, रोपण, लोथर, बनावली। तो जूते हुए साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य आपके कालीबंगा से मिले हैं। जूते हुए साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। अब कालीबंगा से क्वेश्चन और बन सकते हैं कि नक्काशीदार ईंटें कहाँ से मिले हैं। नक्काशीदार ईंटें, नक्काशीदार ईंटें भी कालीबंगा या कालीबंगन से मिले हैं। अब इससे क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? इससे पूछ सकता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, कौन से ज़िले में स्थित है। तो चलिए हम आज कालीबंगा के बारे में एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं। तो जो कालीबंगा है ये आपका ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किसकी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और ये आपका पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िला में, हनुमानगढ़ ज़िला में। और अगर इससे पूछा जाए इसके उत्खननकर्ता कौन है, इसके उत्खननकर्ता आपके जो हैं अमलानंद घोष हैं। आप सब नोट करते रहिए, अमलानंद घोष हैं। ये सब एग्जाम्स के लिए बेहद बेहद
इम्पोर्टेंट है और इससे पक्का क्वेश्चंस आते हैं, किसी न किसी एग्जाम से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। जो हमने क्वेश्चंस उठाया है ये यूपीपी 2018 के क्वेश्चन से उठाया है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो इस एक क्वेश्चंस के माध्यम से हमने 4-5 पॉइंट तैयार करने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? अब जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन हैं? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेम। हम सबको पता है, अगर आपको पता नहीं तो एक बार जान लीजिए कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। और जैन धर्म के तीर्थकर का कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, मिलाने के लिए। कभी कभी पहला पूछ लिया जाता है, कभी 24वां पूछ लिया जाता है, कभी 23वां पूछ लिया जाता है, कभी 7वां, कभी दूसरा पूछ लिया जाता है। तो आज हम देखते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ जी हैं, आपके पार्श्वनाथ जी हैं। अब जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं, तो बाकी तीनों को और जान लीजिए कि ऋषभदेव कौन से हैं। तो आपके जो ऋषभदेव हैं ये आपके पहले माने जाते हैं, ये आपके पहले माने जाते हैं। और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तथा वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के। और अरिष्टनेम जो आपके हैं, अरिष्टनेम जी, ये आपके 22वें हैं, ये 22वें तीर्थंकर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यंग इंडिया पत्र के संस्थापक कौन हैं, या यंग इंडिया पत्र के संपादक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, यमन राय। तो यंग इंडिया पत्र के संपादक जो हैं आपके, ये आपके महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं। अब महात्मा गांधी की अन्य पत्रिकाएं को समझ लेते हैं। जब समझ ही रहे हैं तो यहाँ पे और क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए आप, अगर पूछ लिया जाए यंग इंडिया पत्र का संपादन कौन से सन में हुआ था, कब हुआ था, तो हम आपको बता दे रहे हैं जो यंग इंडिया पत्र का संपादन हुआ था 8 अक्टूबर 1919 में हुआ था। 8 अक्टूबर 1919 में हुआ था। इस बात को आप नोट कर लीजिए, पेपर में पूछा जा सकता है। डेफिनेटली इससे क्वेश्चन जरूर पूछी जाएंगी इस टॉपिक से। अब गांधी जी की अन्य पत्रिकाओं एवं एक विशेष पुस्तक के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो गांधी जी की एक अन्य पुस्तक जो है वो है हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज। इससे जरूर क्वेश्चन आएगा, इसको आप नोट करके रख लीजिए, जरूर 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 क्वेश्चन आएगा इससे। अगर पूछ लिया जाए हिंद स्वराज जो पुस्तक है गांधी जी की किस भाषा में है, तो ये गुजराती में है। किस में है? गुजराती में। और कब प्रकाशित हुआ था? 1909 में हुआ था। अब गांधी जी की 2 अन्य पत्रिकाओं के बारे में जान लेते हैं। तो नवजीवन है एक इनकी फेमस पत्रिका। क्या है? नवजीवन। ये हुआ था 7 अक्टूबर 1919। गांधी जी की जो पत्रिका है क्या है? नवजीवन, 7 अक्टूबर 1919। एक अन्य पत्रिका है गांधी जी की जो जिससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, कई बार एग्जाम्स पूछेंगे, हरिजन। इसका संपादन हुआ था 11 फरवरी 1919। तो गांधी जी की हमने चारों पत्रिकाओं को समझ लिया। गांधी जी की चारों पत्रिकाएं यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और हिंद स्वराज पुस्तक है जो कि गुजराती में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आगरा, एटा, लखनऊ, फैजाबाद। तो इसका सही उत्तर होगा, आप सब अगर आता है तो मन में सोचने का प्रयास करिए, बाकी उत्तर तो हम दे ही रहे हैं। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। किस में हुआ था? एटा जिले में। पहले अगर मूल स्थान देखा जाए तो पटियाली है। मूल स्थान क्या है इनका? पटियाली है, जो पहले दिल्ली में आता था, लेकिन वर्तमान समय में यह यूपी में एटा, यूपी के एटा में आता है, यूपी के एटा में आता है। अब
अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। क्या कहता है? भारत का तोता कहा जाता है। भारत का तोता या तूतिए हिंद कहा जाता है। भारत का तोता या तूतिए हिंद कहा जाता है। और इससे ये पूछ सकता है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे या किसके समकालीन थे। तो अमीर खुसरो आपके बलबन के साथ भी रहे हैं, बलबन के साथ। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, उसके अलावा ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी रहे हैं। और इन्होंने तुगलकनामा एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या लिखा है इन्होंने? तुगलकनामा, तुगलकनामा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? सूरीनाम, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। वैसे तो सिलोन श्रीलंका देखने में ही लग रहा है, फिर भी समझ सकते हैं। श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो सिलोन था। 1972 तक सिलोन नाम से जाना जाता था। 1972 के बाद इसका नाम लंका रख दिया गया। 1972 के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया? लंका। बाद में 1978 में श्री शब्द जोड़कर, श्री सम्मान सूचक शब्द जोड़कर इसका नाम श्रीलंका रख दिया गया। क्या रख दिया गया? 1978 में श्रीलंका रख दिया गया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि कहाँ पे है? बिठूर, झांसी, ललितपुर, उरई। तो जो वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, वो आपका बिठूर में है। अब बिठूर कहाँ आता है? बिठूर आपका आता है कानपुर में। बिठूर का आता है कानपुर में। इससे क्वेश्चंस बच सकते हैं कि कानपुर से 1857 क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। झांसी से किसने किया था? झांसी की रानी सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। ये आपका 2018 यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ डिट्टो प्रश्न है। सेम टू सेम यही प्रश्न आया था। इसको हम और चीज़ों के माध्यम से कराने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख है, ये आपके भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में है। अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए, मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए कि नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है, तो 5 से 11 अनुच्छेद तक में है। इसका मिलान भी आता है, डायरेक्ट भी पूछता है। नागरिकता का उल्लेख 5 से 11 के अनुच्छेद में है। अब जान लीजिए भाग 1 क्या है? भाग एक क्या है? भाग एक आपका भाग 1 क्या है? भाग 1 आपका है संघ राज्य के क्षेत्र से। भाग 2 नागरिकता समझ लिए हैं। भाग 3 मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 आपका भाग 3 मूल अधिकार है। और भाग 4 आपका नीति निर्देशक तत्व है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू, बलदेव सिंह, यशवंत रावत चौहान, वीके कृष्ण मेनन। तो जो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे वो आपके हैं बलदेव सिंह जी। कौन है? बलदेव सिंह जी। स्वतंत्र भारत के जो पहले रक्षा मंत्री हैं वो बलदेव सिंह जी हैं। इसमें कोई विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस के लिए। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। एक ट्रिक बता रहे हैं, जितने भी संघ वाले आए उन सब के कौन हैं? नेहरू जी हैं। फिर भी आपको कुछ समितियां बता रहे हैं और इन समितियों के
अध्यक्ष भी बताएंगे। पहले जान लीजिए राजेंद्र प्रसाद किसके किसके, कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं। जो आपके राजेंद्र प्रसाद हैं ये आपके संचालन समिति के हैं, संचालन समिति के हैं। राजेंद्र प्रसाद जी संचालन समिति के हैं। राजेंद्र प्रसाद जी वित्त और कर्मचारी समिति के हैं। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रीय और ध्वज और तदर्थ समिति के अध्यक्ष रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी प्रक्रिया नियमों पर समिति के अध्यक्ष रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद इतनी चीज़ों के अध्यक्ष रहे हैं और संविधान सभा के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आप जान लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे हैं। किसके रहे हैं? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे हैं। किसके रहे हैं? मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अल्पसंख्यक तथा जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष रहे हैं। आप जान लीजिए जेबी कृपलानी जी को। जेबी कृपलानी आपके मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष रहे हैं। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष रहे हैं। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? 2000, 1995, 1993, 1950। तो इसका सही उत्तर होगा 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान संबंधित है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित है, संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है, भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। तो जो आपका आर्टिकल 66 है यानी अनुच्छेद 66 है वो आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से एक्सप्लेनेशन कम करेंगे। पहले बहुत ज़्यादा कर दिया है, आने वाले सीरीज़ में ऐसे एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे, ऐसे व्याख्या करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? कभी कभी पूछ लेता है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से किसकी नहीं की जाती है। महाधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी। तो हम आपको बता दें महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बाकी शेष नियुक्तियाँ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन की ओर। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? हम सबको पता होना चाहिए, पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का पहले पूर्व नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। इसका नाम बदल करके कब उत्तर प्रदेश किया गया? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को किया गया। कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य तोता, गरुड़, मोर, सारस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से हमने इसको पुटअप किया है। तो जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है वो आपका सारस क्रॉन्च है। क्या है? सारस क्रॉन्च है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, चमेली, गुड़हल, पलाश। तो इसका सही उत्तर होगा पलाश। इसका सही उत्तर होगा पलाश। इसके साथ साथ कभी पूछ लिया जाता है कि राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु है 12 सिंगा। क्या है? 12 सिंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की ओर।
जो कि सूची एक का सूची दो से मिलान करने के लिए कहा गया है। इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, आप समझिएगा। अब जैसे इसमें पूछ लिया गया है कि मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक में, जो मूल अधिकार है 12 से 35 में होगा। और नागरिकता मैंने पिछले क्वेश्चंस में लिया था, नागरिकता जो है आपका ये 5 से 11 में है। और जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके 51A में है, और जो नीति निषेध तत्व हैं 36 से 51 में है। चलते बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अंतिम क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 75, 60, 80, 78। अभी हाल ही में लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, तो इनसे क्वेश्चंस आने के एकदम उम्मीद है। तो आपको एटलीस्ट हर राज्यों के लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, ये तो पता होना चाहिए। और कुछ प्रमुख राज्यों के विधानसभा सीटें कितनी हैं, और कहाँ कहाँ पे विधानसभा है और कहाँ कहाँ पे विधान परिषद भी है। तो चलिए आज देखते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। इसी के साथ आज की ये सीरीज ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाकी लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा पे है। अगर पसंद आए, जुड़ना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई लव यू।